कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री क्या गुल खिला सकती है? नजर सबकी इसी बात पर है। लेकिन कर्नाटक के भीतर जो सियासी हवा बह रही है, उसने बीजेपी की नींद अगर इससे पहले उड़ाई तो अब उस नैरेटिव को उसे बदलना पड़ रहा है। जहां पर उसने सोचा यही था कि प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा कर्नाटक में रेंगेगा, यानी कर्नाटक के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही चलते चले जाएं। और दो मुद्दे जो शायद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय फिट बैठते हैं, उसमें एक डेवलपमेंट यानी विकास का मुद्दा और दूसरा विपक्ष करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, यह मुद्दा। लेकिन कर्नाटक की राजनीतिक जमीन के भीतर कांग्रेस ने जिस हवा को बल दिया, उसमें उसी करप्शन को धारदार बना दिया जिसके दायरे में कोई दूसरा नहीं बल्कि मौजूदा बीजेपी की सरकार है, मौजूदा बहुमई की सरकार है। और 40% कमीशन के आश्रय कमोवेश मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, वहां पर उन्होंने जिले दर जिले और रैली दर रैली जब इस आवाज को उठाना शुरू किया तो एक के बाद एक सबूत भी राजनीतिक तौर पर उभरते चले गए। और यह सवाल बड़ा होता चला गया कि अगर मौजूदा बीजेपी सत्ता को लेकर करप्शन के मुद्दे के आश्रय कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री भ्रष्टाचार को मुद्दा कैसे बनाएगी? तो पहला नैरेटिव करप्शन के आश्रय बदल गया, दूसरा नैरेटिव डेवलपमेंट यानी विकास के मद्देनजर था और उसको लेकर यह माना जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार रहती है तो डेवलपमेंट चरम पर होता है। लेकिन यह स्थिति भी कर्नाटक के चुनाव में डगमगाने लगी। यहां तक कि बेंगलोर शहर के भीतर जिस डेवलपमेंट का जिक्र 2018 में हो रहा था, कमोवेश उससे बुरी स्थिति 2023 में मौजूद है। तो विकास के मुद्दों के आश्रय और भ्रष्टाचार के मुद्दों के आश्रय अब प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक रैलियां नहीं होंगी। तो क्या होगा? तो क्या वाकई नैरेटिव इतना उल्टा पड़ गया कि अब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी नहीं होगा और तमाम जगहों पर वो यही कहेंगे कि देखिए आपके मुख्यमंत्री बहुमई है और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उसी आश्रय कर्नाटक के भीतर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अगुवाई इन्हीं की है और राज्य में दोबारा मुख्यमंत्री बहुमई ही बनेंगे। यानी सारा ठीकरा इस वक्त बीजेपी की उस सत्ता के कांधे पर ही डाला जाएगा जिस कांधे का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर, सामाजिक और आर्थिक तौर पर बीते 5 बरस में दिल्ली ने बाखूबी कर्नाटक को अपने अनुकूल किया है। तो क्या नैरेटिव अगर बदल रहा है तो कोई नया नैरेटिव निकल रहा है? और यह नैरेटिव क्या हिंदू मुस्लिम के आश्रय निकल रहा है, दंगों के शब्दों का खुले इस्तेमाल के आश्रय निकल रहा है? और खुद गृह मंत्री जब वहां पर मुस्लिम आरक्षण और दंगों की जिक्र कर रहे हैं और यह कहते हुए कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दंगे होंगे, तो जरा कर्नाटक के उस इतिहास को भी अब परखने की जरूरत है। राजनीतिक तौर पर यह आवाज क्यों उठ रही है? और अगर नैरेटिव बदला है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा कर्नाटक के चुनाव का बीजेपी का चेहरा नहीं है, तो सियासी तौर पर क्या यह मात की पहली सीढ़ी तय कर चुकी है बीजेपी? या कांग्रेस ने आज जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस थाने में पहुंचकर कराई कि जिस जगह पर रैली हुई और जहां पे देश के गृहमंत्री ने भाषण दंगे और मुस्लिमों को लेकर दिया, उसमें आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी और एफआईआर दर्ज उसने कराई। जरा सिलसिलेवार तरीके से बदली हुई परिस्थिति में नए नैरेटिव के साथ आप बीजेपी को देखिए और प्रधानमंत्री मोदी की इस एंट्री को देखिए, जो एंट्री कमोवेश हर दिन 3 से 4 रैली करेगी और 2-3 वह रोड शो भी करेंगे। और इस रैली के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि लगभग 18 जिले इसके दायरे में आएंगे। इन 18 जिलों की लगभग 160 सीटें हैं। इन 160 सीटों में लगभग 70-71 सीट बीजेपी जीती हुई है और 59-60 सीट कांग्रेस के पास है और लगभग 28 सीट जेडीएस के पास है। यानी इन जगहों पर बीजेपी की मौजूदगी पहले से है सिवाय 4 जिलों के।
यानी 4 जिले छोड़ दीजिए, उसमें एक कोलार है, उसमें एक रामनगर है, उसमें एक हासन है। इन तीनों जगहों को मिलाइएगा तो 17 सीट है। यहां पर बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती, और बीदर भी मिला दीजिएगा तो 23 सीट, और इसमें रायचूर भी मिला दीजिएगा तो कुल 30 विधानसभा की सीटें, जहां पर बीजेपी के पास 30 में से सिर्फ 4 सीटें हैं। उसके बाद तमाम जिलों को जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए तय किया गया, उसमें हर जगह पर बीजेपी की मौजूदगी पहले से है, और अच्छी खासी मौजूदगी है। अगर उसको ध्यान से देखें तो बेलागवी में 18 में से 10 सीटें बीजेपी जीती हुई है, वहां पर 2 बार प्रधानमंत्री जाएंगे। बेंगलुरु की 32 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती हुई है। बेंगलुरु में चाहे वो रूरल बेंगलुरु हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, यहां पर वो 4 दिन जाएंगे। 29 तारीख को भी जाएंगे, 2 मई को भी जाएंगे, 6 मई को भी जाएंगे, और 7 मई को भी जाएंगे। इसके बाद चित्रदुर्गा 6 में से 5 सीट बीजेपी के पास है। दक्षिण कर्नाटक 8 में से 7 सीट बीजेपी के पास है। उत्तर कन्नड़ 6 में से 4 सीट बीजेपी के पास है। कलबुर्गी 9 में से 4 सीट बीजेपी के पास है। तुमकुरु 11 में से 4 सीट बीजेपी के पास है। बगलकोट में तो 7 में से 5 सीट बीजेपी के पास है। हावेरी में 6 में से 4 सीट बीजेपी के पास है। शिवमोगा में 7 में से 6 सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी जिन जगहों पर 2018 में बड़े पैमाने पर जीत हासिल करके आई, उन जगहों पर प्रधानमंत्री को रैली करनी है। मैसेज पहला क्या है? प्रधानमंत्री के जरिए कोई दांव बीजेपी खेलने की स्थिति में नहीं है। कहीं यह मैसेज चुनाव परिणामों के बाद ना जाए कि हार मिली उन जगहों पर जहां जहां प्रधानमंत्री गए, तो क्यों नहीं उनके लिए सिस्टमेटिकली ऐसी जगह चूज की जाए जिसके जरिए जहां पर बीजेपी को कम हानि हो रही है या वहां पर उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत है, वहीं पर वो जाए। लेकिन इसमें एक अलग मुद्दा शायद उस नैरेटिव का है जिस नैरेटिव के आश्रय बीजेपी ने एक नई बिसात बिछाने की कोशिश की है। और यह पूरा कोस्टल का इलाका, और कोस्टल के इलाके में बीजेपी ऐसा नहीं है कि इससे पहले वहां उन्होंने जमीन नहीं बनाई थी। इससे पहले भी उनकी जमीन थी, और इस जमीन का मतलब यह है कि वहां पर इनका वर्चस्व था। कोस्टल कर्नाटक की 19 में से 17 सीटों पर बीजेपी जीती हुई है। यह दक्षिणी कन्नड़ का इलाका है, उत्तर कन्नड़ का इलाका है, उडुपी का इलाका है। यह सारी चीजें बतलाती हैं कि अगर इस इलाके में अगर एक तरफ लगभग 60% से ज्यादा हिंदू हैं, तो इस इलाके में मैक्सिमम पूरे राज्य की तुलना में 22% मुस्लिम है। तो वोटों का ध्रुवीकरण कहां पर, कैसे, किस रूप में करना है, और उसमें कहां मायने रखता है डेवलपमेंट और विकास, कहां मायने रखता है करप्शन तो मौजूदा सत्ता की नसों में अगर बह रही थी, और डेवलपमेंट का सवाल अगर बेंगलोर के भीतर भी हाशिए पर है, तब राजनीतिक तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। और इसीलिए जहां जहां जिन जिन समुदाय विशेष के लोगों को टिकट दिया गया है, उसी आश्रय इस पूरी की पूरी रैली की एक लकीर खींची गई है। तो क्या यह माना जाए कि जिस बात का जिक्र लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र वहां पर राहुल गांधी करप्शन के मुद्दे को उठाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम समुदाय को मिलने वाली असहूलियत यानी सहूलियत नहीं मिली, इन मुद्दों को खुले तौर पर उठाते हैं। और जिस तरीके से यह पूरी बम्बार्डिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें जेडीएस की खामोशी और जेडीएस के इलाके में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को देना, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए कि बीजापुर के उस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी जहां जेडीएस ने 2 सीट जीती, जहां पर रामनगर में 3 सीट जीती जेडीएस ने, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी। हासन में 7 में से 6 सीट जहां जेडीएस ने जीती, वहां पर मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली की होगी। रायचूर में भी 2 सीट जो जेडीएस ने जीती, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी। मैसूर में भी 11 में से 5 सीट जहां जेडीएस ने जीती, वहां पर मौजूदगी होगी। और तुमकुरु में भी जिन 4 सीटों पर जेडीएस जीती, वहां पर भी मौजूदगी होगी। मैसेज बहुत साफ है,
जहां पर जेडीएस प्रभावी रही और जहां पर बीजेपी प्रभावी रही, इन दोनों जगहों को चुना जाए और कांग्रेस के प्लैंक में आकर खेलने से बचा जाए। तो नैरेटिव राजनीतिक तौर पर बदला गया, चुनावी प्रचार के तौर तरीकों पर बदला गया और इसका असर, या इसमें एक लिहाज से कहते हैं ताबूत में कील ठोक देना, यह काम जगदीश शेट्टार कर रहे हैं। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जिस धारवाड़ के इलाके से आते हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। और धारवाड़ के इलाके में जब यह सवाल पूछा गया कि कल तक आप संघ में थे, आज आप कांग्रेस में हैं, कल तक आप जनसंघ में और बीजेपी में थे, आज आप कांग्रेस में हैं, तो क्या आपको लेके अंतर्विरोध वोटरों के जहन में नहीं होगा? जवाब बड़ा शानदार है और शायद यह जवाब कांग्रेस को भी समझना चाहिए। जगदीश शेट्टार का कहना है कि धार्मिक तौर पर हम आरएसएस से हिंदुत्व के आश्रय जुड़े जरूर, लेकिन हमने कभी भी कलह इस रूप में नहीं फैलाया कि जहां धार्मिक वातावरण पर चोट भी हो और वो प्रभावी होने लगे और सांप्रदायिक हिंसा भी फैल जाए। इसीलिए जैसे ही हम कांग्रेस में शामिल हुए, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग आकर हमसे मुलाकात करते हैं। तो एक मैसेज कहीं ना कहीं इस बीच में है कि दरअसल आरएसएस ने भी अपने तौर को जिस तरीके से कर्नाटक में बढ़ाया और जगदीश शेट्टार सरीखे जो आरएसएस के पुराने लोग थे, जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए, उनके भीतर भी अब यह सवाल है कि जिस राजनीतिक बिसात को दिल्ली यानी मोदी और अमित शाह और वहां पर उनके नुमाइंदे के तौर पर बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी है, यह जो बिछा रहे हैं, यह शायद वह बीजेपी और वो आरएसएस के अनुकूल नहीं है जिन्होंने राजनीतिक तौर पर यहां पर अपनी जमीन पुख्ता की थी। तो क्या पहला टकराव बीजेपी की मौजूदा कार्यकर्ताओं को, मौजूदा नेताओं को और मौजूदा स्ट्रेटजी को अपने ही लोगों से होना है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिनके भीतर बहुत सारे सवाल मौजूदा बीजेपी को लेकर भी हुए, जब करप्शन का मुद्दा उठ रहा था, जब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, या जो 2018 में जो वादे किए गए थे। ध्यान दीजिए तो 2018 में भी सांप्रदायिकता की लकीर पर चलते हुए इन मुद्दों को लगातार उठाया गया था, जो 2023 में उठाने का प्रयास लगातार हो रहा है। 2018 की राजनीतिक जमीन में कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी एस्पेक्ट जरूर चल रहा था। मौजूदा वक्त में तो बीजेपी ही सत्ता में और वो दोबारा अगर उन मुद्दों को उठाती है तो काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, यह भी एक सवाल है। लेकिन बावजूद इसके हर दिन 3 से 4 रैलियों का जो जिक्र हो रहा है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 50 लाख कार्यकर्ताओं से बात की और बूथ मैनेजमेंट की दिशा का जिक्र किया, उसमें 2 चीजें पहली बार महत्वपूर्ण है कि इस बार विपक्ष ने भी बूथ मैनेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ा दिए और जिस करप्शन को लेकर और जिस डेवलपमेंट के सवाल को लेकर अपने तौर पर बीजेपी ने खामोशी बरती है, उन्हीं सवालों को कांग्रेस उठा रही है। तो ऐसे में अब आप आइए एक एक उन जगहों पर जिन जगहों की मौजूदगी रैलियों के जरिए होनी है। मसलन 29 तारीख को जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो हुमनाबाद, ये कांग्रेस की सीट है जो उसने बीदर में आता है, प्रधानमंत्री पहली रैली वहां करेंगे। उसके बाद जाएंगे वो बीजापुर में, विजयपुर में जाकर ये बीजेपी की सीट है, यहां करेंगे। कराची में, बेलागावी में जहां पर जाएंगे वह बीजेपी की सीट है। बेंगलुरु के नॉर्थ में ये बीजेपी की सीट है, यहां पर वो रैलियां करेंगे। और उसके बाद जब 30 तारीख को, इसी महीने की 30 तारीख को जब वो पहुंचेंगे कोलार, तो वो जेडीएस की सीट है। चन्नापट्टा ये जेडीएस की सीट है। बेलूर ये जेडीएस की सीट है। 3 रैलियां करेंगे, एक कोलार में, एक रामनगरा में, एक हासन में। ध्यान दीजिए जरा, यानी प्रधानमंत्री मोदी को स्ट्रेटजिकली चुनावी प्रचार में बचाया जा रहा है कि उस परसेप्शन की दिशा में प्रधानमंत्री नहीं चले जाए जहां पर देश के अलग अलग जगहों पर जब वो कोई भाषण देते हैं तो समूचे विपक्ष को भ्रष्ट बताकर और सभी को एक साथ खड़ा करके कहते हैं देखिए सभी एकजुट हो रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर 2 मंत्र बीजेपी ने अपना लिए। पहला मंत्र, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अगर वोटरों के बीच होगा तो कोस्टल कर्नाटक में उनको बहुत लाभ मिलेगा।
और दूसरी बात, अगर यह खौफ वोटरों के भीतर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अगर कर्नाटक में है तो बीजेपी की सत्ता के साथ है, अन्यथा फिर कोई दूसरी पार्टी आ जाए तो फिर बीजेपी के साथ भी नहीं मिलेगा और मोदी का साथ भी नहीं मिलेगा, जिसका जिक्र नड्डा ने किया अपने तौर पर भाषणों में किया कि अगर आप उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको यह करना होगा। लकीर सिर्फ डराने की है। तो क्या नैरेटिव इतना पोपला और खोखला हो गया एक झटके में आकर, जहां पर डेवलपमेंट गायब, करप्शन गायब? और इसीलिए अब यह महत्वपूर्ण इसलिए हो चला है क्योंकि हमें लगा कि उस इतिहास को परखा जाए जिस वक्त में सरकार बोमई की रही और जिस दौर में येदियुरप्पा की सरकार रही, उस दौर में कितने मौके आए जब सांप्रदायिकता का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करता। ध्यान दीजिए तो आपको सिर्फ 3 इंसिडेंट मिलेंगे। 2018 में 1 जनवरी का महीना जब एक आरएसएस वर्कर जो था दीपक राव मारा गया, फिर कॉमनल क्लैश होने लगे और मुस्लिम ट्रेडर एक वशीर करके था वो मारा गया। उसकी कोस्टल के इलाके का हम जिक्र खास तौर से कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 2020 में बेंगलुरु में हुई थी सांप्रदायिक हिंसा, जहां पर जो जिवनाहल्ली पुलिस स्टेशन है वहां पर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह पूरा हंगामा शुरू हुआ था। और उसके बाद 2022 में आइएगा तो वही दक्षिण कन्नड़ का इलाका जहां पे हिंदुत्व का उभार और वहां पर इस्लामिक फोर्सेस का उभरना, यह चूंकि पिछले साल की घटना है और इसमें मौजूदगी मंगलुरु के भीतर, उसमें दक्षिण कन्नड़ के भीतर मौजूदगी, और यह जुलाई 2022 की घटना है जिसमें एक मुस्लिम मजदूर की मौत हो गई। 26 तारीख को बीजेपी के एक यूथ विंग वर्कर की मौत हो गई और 28 जुलाई को एक ऑयल रिफाइनरी में काम करने वाले मोहम्मद फाजिल की मौत हो गई। ध्यान दीजिए तो किस परिस्थिति में सिर्फ यह 3 घटनाएं नजर आएंगी, लेकिन जब आप 2018 के चुनाव में चले जाएंगे तो उस समय एक रिपोर्ट जारी की गई। उसमें जानकारी थी कि दरअसल 2013 से 2018 तक के बीच में 67 घटनाएं दक्षिणी कन्नड़ के भीतर हुई, 23 क्लैशेस हुए मंगलुरु में उसके कमिश्नरेट के भीतर में, और 7 बरस में दर्जन भर लोग मारे गए, सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। उसके बाद चीजें थम गई। वह फिर 2-2 बरस के भीतर एक छिटपुट घटनाएं हो रही हैं जो कि उभार अपने तौर पर लाया जा रहा है। अब यहां से असल खेल शुरू होता है कि राजनीतिक तौर पर जो 3 बिसात बिछाई गई थी नैरेटिव की, जिसमें डेवलपमेंट था, जिसमें करप्शन था और जिसमें लिंगायत वोकलिंगा को जो टिकट दिया गया वह टिकट की तादाद 100 से ज्यादा है। यानी इस समुदाय विशेष को जो टिकट दिया गया, अगर उसके आसरे ही सिक्का चल जाए तो फिर राजनीतिक तौर पर जीत बीजेपी को मिल सकती है। यह बिसात उसने अपने तौर पर बिछाई। इसमें पहली सेंध कांग्रेस ने नहीं लगाई बल्कि जगदीश शेट्टार ने लगाई, और उन्होंने मैसेज दिया कि किस तरीके से उनको अपमानित किया गया, यानी राजनीतिक तौर पर किसी की समूची राजनीति को खत्म कर देना और उस समुदाय विशेष को कुछ राहत रियायत भी नहीं देना सत्ता में रहने के दौरान, और सब कुछ अपने पास रखे अपने अनुसार कर्नाटक को हाँकने की सोच अगर दिल्ली की है तो इसे ध्वस्त करने की जरूरत है। यह मैसेज कोई दूसरा नहीं दे रहा है। 2 लोग जो डिप्टी सीएम साफ्ती हैं और जो सीएम रह चुके हैं जगदीश शेट्टार, यही दोनों मैसेज दे रहे हैं। कांग्रेस तो एक झटके में थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यानी जो लड़ाई शुरू हो रही है कर्नाटक के भीतर में और उससे पहले जिस परसेप्शन की लड़ाई है, उसमें पहले अपने ही लोगों से 2-2 हाथ करने हैं। और इस 2-2 हाथ के पीछे के जरा स्थिति को समझिए। जिन विधायकों को, जो लगभग 20 से ज्यादा विधायक है जिनको टिकट नहीं दिया गया और जिनके टिकट काटे गए, उनके साथ जो कार्यकर्ताओं की टीम थी, उन्होंने ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया कि आप यहीं रहिए, सीख देनी होगी, यानी आप निकल के हमारे साथ कांग्रेस में, यहां तक कि जगदीश शेट्टार ने भी अपने साथ काम करने वाले जो उनके कार्यकर्ताओं की पूरी फौज थी, लोकल स्तर पे वो लीडरशिप थी, उनको भी उन्होंने मना किया कि आप यहीं रहिए। और बीजेपी भी अपने तौर पर प्रयास कर रही है, जिसका जिक्र अमित शाह ने येदियुरप्पा से कहा कि कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहिए बीजेपी छोड़कर, वो नेता चले गए, तो उन्होंने भी कहा आप मत आइए। लेकिन जब सीख देने का जिक्र आ रहा है तो सीख किसे दी जाएगी, जिसने उनके नेताओं को ऐसा रास्ता बना दिया कांटेदार कि आपको पार्टी छोड़ के जानी पड़े, ऐसी स्थिति आ गई।
यह एक नई परिस्थिति कर्नाटक की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं थी कि अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही लोगों को लेकर, अपने ही लोगों से स्ट्रेटजी भी बनानी है और उन्हीं को मात देना है। और वो ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, ये चीजें ट्रांसपेरेंट चल रही है। और इसका असर क्या पड़ा है? इसका असर सबसे बड़ा यह पड़ा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समुदाय विशेष से आते हैं, बीजेपी ने 38 उम्मीदवारों को खड़ा शेड्यूल कास्ट का किया है, शेड्यूल ट्राइब को 17 टिकटें दी हैं। और यहीं पर संकट उभरने लगा है कि एक तरफ लिंगायत और वोकलिंगा और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर इन चारों को आप मिला दीजिएगा तो इसका मतलब है कि 160 से ज्यादा उम्मीदवार तो यहीं पर आकर खड़े हुए, लगभग 170 उम्मीदवार तो यही है। बाकियों की तादाद तो बहुत कम है, ब्राह्मण 13 उम्मीदवार है, जो इडिगा है वो 8 उम्मीदवार है, कुरुबा 7 है, रेड्डी 7 है। यह बिखरी हुई परिस्थिति है पूरे कर्नाटक के भीतर। मैसेज क्या है? मैसेज 3 बहुत साफ है। पहला मैसेज, पहली बार जो देश के प्रधानमंत्री हैं वह चेहरा नहीं बने, उससे बचाया जा रहा है और उसका कोई रिएक्शन चुनाव परिणाम के बाद 2024 तक ना जाए, इस हिस्से को ढक दिया गया। यानी कर्नाटक इलेक्शन में प्रधानमंत्री की राजनीतिक भूमिका रैली करने की लेकर जरूर होगी, रोड शो करने को लेकर जरूर होगी, लेकिन वह राजनीतिक जमी गायब होगी जिस राजनीतिक जमी पर खड़े होकर वह खुद कहते आप मुझे वोट दीजिए। पहला हिस्सा यह है। दूसरा हिस्सा, जिस वोकलिंगा को लेकर मानकर बीजेपी चल रही थी कि हमारे साथ खड़ी है और हमको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा और लिंगायत अपने तौर पर भी हमारे साथ है, इन दोनों के भीतर सेंध लग गई। और तीसरी है वो मुद्दों के आश्रय नैरेटिव का बदलना, जिसने एक झटके में तमाम नैरेटिव बदल लिए। तो आखिर में इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब ये सारी परिस्थिति एक साथ खड़ी होगी तो 2018 के चुनाव में 38% वोट कांग्रेस को मिले थे और 36% वोट बीजेपी को मिले थे। बीजेपी 104 सीट जरूर जीत गई थी, लेकिन सत्ता वो नहीं बना पा रही थी। तोड़फोड़ शुरू हुई, जेडीएस टूटा, कांग्रेस टूटी और वहां से उसने सत्ता बनाई। यह मैसेज 2018 का था। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में आइए, 51% परसेंटेज वोट जो था वह मोदी को मिला था, मोदी के नाम पर मिला था, और 32% वोट कांग्रेस को मिला था। अब सवाल यह है कि अगर इस हिस्से को आप तुलनात्मक तौर पर करेंगे तो 2 मैसेज और निकल कर आएंगे। अगर मोदी चेहरा नहीं तो मौजूदा मुख्यमंत्री बोम्मई का चेहरा कितने लोग कर्नाटक में जानते हैं? उनसे कई गुना ज्यादा तो जगदीश शेट्टार को लोग जानते हैं। येदियुरप्पा जो एक लिहाज से साइडलाइन है, लेकिन उनको मुख्यधारा में लाने का प्रयास, उनकी पहचान जरूर है। तो बीजेपी के भीतर पहला संकट यह है कि उनका लीडर कौन है। दूसरा संकट यह है कि अच्छा ये पार्टी है, जिस पार्टी के भीतर से ही लोग निकलकर चले गए, तो ये पार्टी कैसी है। और तीसरा संकट है, अच्छा जिस आरएसएस ने मेहनत करके राजनीतिक जमी पुख्ता की और येदियुरप्पा ने उसमें सिंचाई की और वहां से कोपले फूटी, वह दोनों भी स्थिति नाजुक हो गई तो बचा क्या। यह स्थिति कर्नाटक के भीतर मौजूदा वक्त में मोदी की ठीक एंट्री से पहले की है। कुछ इशारा है, कुछ फैक्ट है, कुछ परसेप्शन है, कुछ हकीकत है, दोनों आपके सामने है। बाकी मैसेज इंतजार प्राइम मिनिस्टर की एंट्री के साथ होगा। जब वो कर्नाटक में रैली कर रहे होंगे तब उनकी आवाज सुनी जाएगी और तब हम चिंतन करेंगे आखिर ये दिशा 2024 के लिए घातक क्यों हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।